हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज कैड कैम का लेक्चर नंबर 2.5 चल रहा है, ठीक है। और आई होप कि ये आपका एक लेक्चर और चलेगा, उसके बाद ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड यूनिट आप लोग की ख़त्म हो जाएगी, फिर अगले वाले यानी एक दो लेक्चर्स के बाद यूनिट 3 शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आइए यूनिट 2 का कुछ बचा हुआ शेष भाग हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ देखना रहता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये आपका जो है एक वीडियो लेक्चर एक्सप्लेनेशन बेसिस पे होगा। इसमें अभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बताया जा रहा, बस जो टॉपिक आपको छूट गया था तो उसको एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे इसको बताया जा रहा है। इसके कंप्लीट होते ही आपको एक नया वीडियो इस पे तैयार करके दिया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर है टॉपिक इस पे ठोस पदार्थों का आयाम यानी डायमेंशनिंग ऑफ सॉलिड्स। जैसे कि आपने ड्राइंग में कोई भी सॉलिड का आकार बना लिया तो उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाग ये है कि आप उसकी डायमेंशनिंग करें, है ना। तो जो भी चीज़ प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ होती है तो ऐसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग, ठीक है ना। हाँ, तो ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि आपके पास एक प्री प्लान्ड और एकदम एक्यूरेट फिगर्स होते हैं। उस फिगर के कितने साइज़ हैं वो उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। तो डायमेंशंस की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला है इसमें सटीकता यानी एक्यूरेसी, सही मान दिया जाना चाहिए, है ना। जैसे कोई लेंथ है, जैसे कि मान लीजिए कि ये लेंथ जो है आपकी इस लाइन की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लीजिए कि 18 है, ठीक है। परंतु आपने थोड़ी सी नेग्लिजेंसी कर दी, आपने एक्यूरेट न दिया, ये कर दिया इसको 17। तो कहने का मतलब ये है कि ये 17 पर जब बन जाएगा यानी 1 mm के डायमेंशनिंग कम होने पर पूरे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो मेंशन किया जाएगा डायमेंशन वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है क्लियरनेस, है ना। क्लियरनेस का मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 400 लिखा हुआ है तो उसको सिर्फ 100 समझ लिया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी लेटर्स एक जैसे होते हैं तो वो कंफ्यूज करा देते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1 लिखा इस तरीके से 100, ठीक है। तो कुछ 1 को इस तरीके से बना देते हैं कि वो 7 की तरह हो जाता है। तो ये 100 की जगह क्या रीड कर लेता है आदमी गलती से, 700 रीड कर लेता है, तो जो कि गलत है। तो यहाँ से आपका क्लियरलीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। दूसरा है पूर्णता, कंप्लीटनेस का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक है टोटल, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इतने से इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आपने जो है डायमेंशनिंग इसकी की है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से स्टार्ट करके यहीं तक लेके आए हो, खाली पूरा रेड वाले तक नहीं लेके गए। तो जो डायमेंशनिंग है वो पूरे ऑब्जेक्ट की होनी है ना। छोटा बड़ा एरो बना करके आप उसके प्रॉपर डायमेंशंस को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पूर्णता यानी कंप्लीटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा है रीडेबिलिटी, पठनीयता। ऐसा नहीं है कि आप अपने लोकल लैंग्वेज में ही लिखेंगे या फिर किसी भी यूनिट में लेके लिख देंगे। जो एक कॉमन यूनिट चलती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो है mm की यूनिट। तो mm की यूनिट को ही हमेशा फॉलो किया जाता है, ठीक है। यूनिट तो बहुत ढेर सारी हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक वो है प्लेट है, ठीक है। प्लेट कुछ इस तरीके की है, स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेट की डायमेंशनिंग आपने करनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, ये डायमेंशनिंग करी। इसका जो माप आया था वो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, इसका माप आया था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इसे आप 10 सेंटीमीटर न लिख करके क्या लिखेंगे, 100 mm, 100 mm। बात समझ में आ रही है। तो mm का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये किसी भी कंट्री में आप mm को लेके अगर ड्राइंग को लेके जाते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि ये कितना बड़ा डायमेंशन है,
ठीक है, आप कभी भी फीट, इंचेस और उसका किलोमीटर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ रीडेबल होती है, हर जगह जो चलती है, उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, जैसे कि सटीकता, निर्मलता, पूर्णता और पठनीयता। ठीक है, उसके बाद क्या है, आइए देखते हैं विमीयकरण के सिद्धांत, यानी इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, यानी कि इसको बनाने के तरीके कौन कौन से होने चाहिए और कौन कौन से एक्शंस को देखना चाहिए। सबसे पहला है, विशिष्टियों को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए सभी आवश्यक विमीय सूचनाएं ड्राइंग पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। यानी विशिष्टियाँ के मतलब जितने भी आपके ड्राइंग पार्टिकल्स हैं, है ना, ड्राइंग पार्टिकल्स यानी कि जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट हैं उन सब का मेजरमेंट आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। इसमें लिखा है ना, सभी आवश्यक विमीय सूचनाएं ड्राइंग पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एक प्लेट लिया, सपोज़ एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक मिनट है जी, एक प्लेट है, प्लेट के अंदर 2 होल्स हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो आपने सिर्फ अगर प्लेट का डायमेंशन दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा आपका ड्राइंग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो सर्कल है, जो होल है, उसका भी तो आपको डायमीटर देना पड़ेगा ना। उसके अंदर का जो डायमीटर है वो कैसे आप शो करते हैं, 5 से। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा है प्रत्येक विशिष्टियों को यहाँ पर लिखा है, पहला वाला पॉइंट क्या है, सभी आवश्यक विमीय सूचनाएं ड्राइंग पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्रत्येक विशिष्टियों को केवल एक बार प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यानी कि आप खुशी में आके ऐसा ना कर दें कि साइड से इसको भी एक और बार डायमेंशन दे दें। यहाँ फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप दे चुके हैं इस साइड में। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर देना ये मतलब एक्स्ट्रा काम करना हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइड तो सेम है। ठीक है ना, इसलिए सिर्फ एक बार ही देनी चाहिए, एक से अधिक बार न दी जाए। उसके बाद तीसरा है, विमा को उस दृश्य में दिखाना चाहिए जिसमें वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। यानी जब ऑब्जेक्ट ऑर्थोगोनल व्यू में आप देखें, तभी आप उसको जो है डायमेंशन सामने से दिखाएं, जिससे आपको पता चले कि ये लेंथ वाकई में यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं कि पहले हम एक 3D फॉर्म बना लेते हैं। 3D फॉर्म कहाँ बनाएंगे, आइए यहीं पे तैयार कर लेते हैं इसका 3D फॉर्म। यहाँ पर ठीक है, ये 3D फॉर्म है। अब देखिए, ये आपका क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक है, हम जो हैं आइसोमेट्रिक व्यू में जब फ्रंट व्यू से देखा जाएगा तो जिस तरीके से ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डायमेंशनिंग करेंगे, है ना, इस लेंथ का, यानी ये जो एरिया है आपका, ये वाला, ये पूरे एरिया को ही जो है यहाँ पे डायमेंशनिंग किया गया है। ये नहीं कि आइसोमेट्रिक वाले लाइन में ही यहीं से ऐसे दिखा दी, सीधा ऐसे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका व्यू अभी सही नहीं है। जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्थोगोनल व्यू में नहीं आ जाता है, तब तक के लिए उसका हम लोग डायमेंशन नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसका तीसरा सिद्धांत ये भी है कि विमा को उस दृश्य में दिखाना चाहिए जिसमें वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। ठीक है, जहाँ तक संभव हो कुछ, ये पॉइंट नंबर 4 है ये, जहाँ तक संभव हो विमा को किसी एक मात्र यूनिट में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यानी कि कोई अगर एक ऑब्जेक्ट का आप मेजरमेंट ले रहे हैं, डायमेंशनिंग कर रहे हैं, तो सभी को, अगर एक को mm ले रहे हैं तो सभी को mm में लेना चाहिए। ठीक है,
मतलब एक को में लिया और दूसरे को किसी और सेंटीमीटर में ले लिया या फिर नैनोमीटर में ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, जहाँ तक संभव हो विमा को दृश्य के बाहर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, तो बाहर ही बाहर इसका विमा दिखाना चाहिए, अंदर से यहाँ से नहीं दिखाना है कि यहाँ से यहाँ तक का इतना डायमेंशन। ये बिल्कुल क्योंकि ये फिर कन्फ्यूजन पैदा कर देता है ना कि ऑब्जेक्ट है कैसा एक्चुअल में, क्योंकि जो अंदर से अगर आप डायमेंशनिंग करेंगे तो फिर उससे फिर लाइनों को देख के आपके अंदर कन्फ्यूजन आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट है कहाँ से कहाँ एक्चुअल में। ठीक है, तो बाहर ही बाहर से करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 क्या है, विमा को दृश्य रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए, न कि छिपी रेखाओं द्वारा। छिपी हिडन लाइंस और कॉन्टीन्यूअस लाइन आप लोग को पता होगी क्या होती है। तो जब भी आप इसमें डायमेंशनिंग करें तो बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस लाइन से करें, ऐसा ना करें कि वो हिडन लाइन आपको लगे। इस तरह से डायमेंशनिंग नहीं करना है, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 है, केंद्र रेखाओं को लंबे डैश रेखा द्वारा केंद्र पर केंद्रित करना चाहिए। अब देखिए, जो केंद्र रेखा है, जैसे कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का केंद्र रेखा यहाँ है, तो उसको बड़े बड़े डैश रेखा से प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है, सबसे आखिरी है, विस्तार रेखा खींचते समय यह ध्यान देना चाहिए कि विस्तार रेखा का प्रारंभ बिंदु तथा चित्र के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें वही चीज़ बताई गई है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग करते हैं तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लें, ऐसा ना हो कि वो मतलब आपने आधे से छोड़ के आधे से आधे तक का नापा है, ये गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पूरे एंड से लेके दूसरे एंड तक आपने अगर लाइनिंग ले ली है, डायमेंशनिंग ले ली है, तो ये आपका सही है और ये आधा अधूरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को। तो ये 8 सिद्धांत है विमेयकरण के सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं एंगल्स को लेके, किस तरीके से कोई एंगल लिया जाता है विमा के दौरान, है ना, और उसको दिखाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो ये बच्चों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सवाल नहीं पूछा जा सकता है। उसमें एक जो चीज़ पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, वो ये है कि आप लोग ने देखा होगा, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो विमा है यानी डायमेंशन लाइन है, ये है ना, यहाँ पर देखिए जो एरो हेड है, जो तिकोना जैसा है, ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये एरो हेड जो है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका ट्रायंगल जो है इस तरीके से खींचना है। ट्रायंगल खींचने के भी एक अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप पेंसिल से पेन से बना रहे हैं तो ट्रायंगल को कितने बाई कितने का लेना है, वो चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि बेस आपने खींचा 1 सेंटीमीटर का, तो इसकी हाइट जो है वो करीबन 3 मीटर की होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर 1 है तो हाइट जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर एरो माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया ये हो गया एरो को दिखाने का तरीका। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं बच्चों कि जो एरो का हेड और उसका बेस होता है, उनके बीच में कितना रेशियो होता है। तो रेशियो होता है 3:1 का। कितना होता है, 3:1, यानी 3 लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और 1 चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का जो वीडियो है बच्चों, इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इसके डिस्कशन के बाद हम लोग इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर आप लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे अब मुलाकात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, ध्यान भी रखें अपना। धन्यवाद।